यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। सभी लोग हैरान रह गए, समझ नहीं पाए कि आखिर यह आदमी कर क्या रहा है। मगर कुछ ही पल बाद सबके चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति आ गई, क्योंकि आदित्य का कॉकटेल ग्लास हिलाने का तरीका इतना आकर्षक और कलात्मक था कि पहले किसी ने वैसा देखा ही नहीं था। उसकी कलाई इतनी लचीली लग रही थी मानो उसमें हड्डियां ही न हों। वह ग्लास को बार बार अलग अलग कोनों में घुमा रहा था, कभी सीधा, कभी तिरछा, कभी उल्टा, और हैरानी की बात यह थी कि एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। इस बंदे के पास तो कोई ट्रिक जरूर है। हाँ, ग्लास को इतना घुमा रहा है फिर भी कुछ गिरा नहीं, ये तो कमाल है। शायद इसकी मूवमेंट्स बहुत तेज हैं। हाँ, वही होगा। बाकियों ने भी हामी भरी, क्योंकि उनके पास और कोई जवाब नहीं था। लेकिन यामिनी की आंखों में हलचल थी। उसे समझ आ गया था कि ये स्पीड का नहीं, कंट्रोल का कमाल था। इस शख्स का तरल पर नियंत्रण किसी उस्ताद जैसा था। यामिनी को अब एहसास हुआ कि उसने इस आदमी को गलत समझा। इतनी महारत रखने वाला कोई नौसिखिया नहीं हो सकता। पर वो ये समझ नहीं पाई कि आदित्य उसके बनाए कॉकटेल को हिलाकर करना क्या चाहता है। अचानक उसे एक विचार कौंधा, क्या ये आदमी वही करने जा रहा है जिसके बारे में उसने सिर्फ किस्से सुने थे? नहीं, ये असंभव है। यामिनी खुद की सोच से ही चौंक गई। ये तो दुनिया के महानतम मिक्सोलॉजिस्ट कॉलिन पीटर की तकनीक है, जिसे केवल एक बार बनाया गया था। क्या ये वाकई वही कर रहा है? मगर इस संभावना के सिवा उसके पास और कोई जवाब नहीं था। बस कुछ सेकंड और, फिर चमत्कार देखने को मिलेगा। आदित्य ने ग्लास को बार पर रख दिया और बड़ी स्टाइल में एक सिगरेट का कश खींचते हुए धुएं का छल्ला उड़ाया। सबकी नजरें बार की ओर मुड़ गईं, विशेषकर यामिनी की, जो अब सांसें रोके इंतजार कर रही थी। देखो, वो हिल रहा है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। फिर जो हुआ, वो वहां मौजूद लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। उस ग्लास में मौजूद खून जैसे गाढ़े लाल रंग का गुलाब धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, और उसके चारों ओर का हल्का तरल नीचे की ओर बैठने लगा। कुछ सेकंड में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पानी की सतह पर एक सजीव, रक्त लाल गुलाब खिल उठा हो, और वो भी सिर्फ पेय पदार्थ से बना हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये तो विज्ञान के सारे नियम तोड़ रहा है। अविश्वसनीय, अद्भुत। सब स्तब्ध थे। मिस यामिनी, ये ब्लड रोज आपके लिए है। आदित्य ने ग्लास उठाया और मुस्कराते हुए उसकी ओर बढ़ा दिया। मगर यामिनी ग्लास लेने के बजाय उसे एकटक देखती रही, जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही हो। वो जान चुकी थी, ये वही ब्लड रोज था जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। मिस यामिनी, क्या आप इसे चखेंगी नहीं? आदित्य ने फिर मुस्कराकर कहा। था, थैंक यू। यामिनी ने धीरे से ग्लास लिया और एक घूंट लिया। जैसे ही पे उसके होंठों से टकराया, वह एक बार फिर चौंक गई। स्वाद वैसा ही था जैसा उसने खुद बनाया था, लेकिन उसमें जो 20% अंतर था, वही उसे एक अलग ही स्तर पर ले गया। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं और स्वाद को महसूस किया। फिर आंखें खोलते हुए बोली, मैं हार गई, पूरे हक से। तो अब शर्त पूरी करने का वक्त है? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। यामिनी का चेहरा थोड़ा सा गुलाबी पड़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उसने तो बस मजाक में कहा था कि अगर हार गई तो साथ चलेगी। और अब वो सचमुच हार चुकी थी। असल में, यामिनी जितनी बोल्ड दिखती थी, अंदर से उतनी खुली नहीं थी। वो थोड़ी उलझन में थी। हालांकि, डर या घबराहट का कोई सवाल नहीं था। शहर में कुछ ही लोग थे जो उससे जबरदस्ती कर सकते थे। मगर पहली बार किसी पुरुष ने उसमें दिलचस्पी जगाई थी, और वो साफ इनकार भी नहीं करना चाहती थी। तभी, कौन है जो मिस यामिनी की इज्जत नहीं करता? दरवाजे से एक भारी आवाज गूंजी। सभी चौंक गए और तुरंत रास्ता बना दिया। काले सूट में दर्जन भर लोग भीतर आते दिखाई दिए। सबसे आगे एक भारी भरकम आदमी था, सिर पर क्रूकट, काले चश्मे, चौड़ी छाती और ऐसा शरीर जैसे किसी भी वक्त कपड़े फाड़ दे। ये कौन है? काफी खतरनाक लग रहा है। तुझे नहीं पता? ये तो तीसरे साहब हैं। वही जो ड्रैगन प्रॉस्पेरिटी ग्रुप से हैं। हाँ, पूरे शहर में यही तो एक तीसरे साहब हैं। जिसने भी उसे पहली बार देखा, स्तब्ध रह गया।
मगर ये यहाँ क्यों आया? ये इलाका तो ब्लड रोज यानी यामिनी का है। तुझे नहीं पता, ड्रैगन मास्टर शुरू से ही यामिनी को पाना चाहता है। खुद तो कुछ कर नहीं सका, लेकिन किसी और को भी पास नहीं जाने देता। हाँ, सुना था, लेकिन आज सच में देख लिया। अब तो मजा आएगा। वो लड़का गया काम से। हाँ, इस शहर में 4 बड़े खानदानों को छोड़ कोई भी ड्रैगन मास्टर की बात नहीं काटता। उस लड़के की खैर नहीं। तीसरे साहब को देखकर यामिनी के चेहरे पर तनाव साफ था। उसने एक कोने में खड़े अपने आदमी को इशारा कर दिया। मगर जब उसने आदित्य की ओर देखा, तो उसकी बेफिक्री देख हैरान रह गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। शायद उसे पता ही नहीं कि तीसरे साहब कौन हैं। मैंने सुना है कि तुम मिस यामिनी को अपने साथ ले जाना चाहते हो। तीसरे साहब आदित्य के पास आए और अकड़ से बोले। वो देखो, तीसरे साहब। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। यामिनी तुरंत आदित्य के सामने आ गई और बोली, तीसरे साहब, ये मेरा इलाका है। आप यहाँ धौंस नहीं जमा सकते। ब्लड रोज, तुम्हें मालूम है ड्रैगन मास्टर तुम्हें कितना चाहता है। इसलिए अब तक कुछ किया नहीं। लेकिन अगर आज तुम इस लड़के के साथ गईं, तो वो हमारा अपमान होगा। तीसरे साहब ने एक कुर्सी खींची, उस पर पांव रखकर बोले, ड्रैगन मास्टर का अपमान यानी हमारा अपमान। क्या अब मुझे दखल देना पड़ेगा? यह मेरा निजी मामला है, इसमें ड्रैगन समृद्धि संघ की चिंता कहाँ से आ गई? यामिनी जानती थी कि सम्राट उसके लिए क्या भावनाएं रखते हैं, लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया। आज मैं इनके साथ जा रही हूँ। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि ड्रैगन समृद्धि संघ मुझे, ब्लड रोज को कैसे रोकता है। इतना कहकर यामिनी ने आदित्य का हाथ बड़ी आत्मीयता से पकड़ लिया। देखने वालों को कोई जलन नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उस युवक के लिए सहानुभूति जताई। क्योंकि ड्रैगन समृद्धि संघ से टकराने वालों को शायद ये भी पता नहीं चलता कि वो कब और कैसे मारे गए। लेकिन ब्लड रोज कभी भी आदित्य को बलि का बकरा नहीं बनाती। जरूरत पड़ी तो वो उस युवक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती। ये सब उसके लिए एक इम्तिहान था। उसी वक्त वंशराज ने हंसते हुए कहा, तुम इस आदमी से पूछो, अब चाहे तुम राजी हो भी जाओ, क्या ये तुम्हें लेकर जाने की हिम्मत रखता है? बाकियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, इस हालात में कोई भी समझदार इंसान यही करेगा, खुद को बचाएगा। यामिनी ने भी उदासी से आदित्य की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि कोई भी पुरुष इस समय उसे अपने साथ ले जाने का साहस नहीं करेगा। इसका मतलब सीधे सीधे ड्रैगन समृद्धि संघ से दुश्मनी लेना होगा। हालांकि आदित्य की बारटेंडिंग कला से वह पहले ही प्रभावित हो चुकी थी, पर उसे विश्वास नहीं था कि इस युवक में वास्तव में इतनी हिम्मत या ताकत है। तुम्हें भी मिस यामिनी में दिलचस्पी है, तो बात आसान हो गई। मैं एक व्यापारी हूँ, हर चीज पर सौदा हो सकता है। आदित्य ने वंशराज से शांत लहजे में कहा। जैसा कि सभी ने सोचा था, वो झुक गया। किसी भी आम आदमी की तरह यही समझदारी होती। क्या शर्त है तुम्हारी? वंशराज ने चश्मा उतारते हुए पूछा। जैसा मैंने कहा, मैं व्यापारी हूँ, और व्यापारी पैसों की बात करता है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अंगूठा और उंगली रगड़ी। हाँ हाँ, बहुत सही। चलो, आज तीसरे मालिक का मूड अच्छा है, दाम बताओ। वंशराज ने यामिनी की तरफ देखते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, मानो कह रहा हो, देखो ये है तुम्हारा चुना हुआ आदमी। यामिनी का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य उससे लड़ता, लेकिन ये तो हद हो गई, जैसे खुद को बेच रहा हो। यामिनी ने सोच लिया, भले ही संघ उसे बख्श दे, वो इस आदमी को कभी माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूं आप दिलवाले हैं, ज्यादा नहीं मांगूंगा, आदित्य ने कहा और एक उंगली उठाई। 10,000। ठीक है, ज्यादा नहीं है, वंशराज ने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया, फिर एक बार और उंगली हिलाई। 1,00,000। ठीक है, ये भी मंजूर। सब हैरान थे, आदित्य अब भी मुस्कुरा रहा था और फिर एक बार उंगली हिलाई। क्या पागल हो गए हो? क्या 1 करोड़ चाहिए? वंशराज का चेहरा सख्त हो गया। यामिनी को भी उससे घिन हो रही थी। लेकिन शायद ये अच्छा था, संघ उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग ब्रांडेड सूट पहनते हो, पर दिल से इतने कंजूस क्यों हो? आदित्य ने जेब में हाथ डालते हुए सिर हिलाया। तो बताओ, असल में कितनी रकम चाहिए? वंशराज ने गुस्से से पूछा। 1 अरब अमेरिकी डॉलर। क्या? सभी चौंक गए। ये पगला गया है। संघ से रंगदारी मांग रहा है। तुम पक्का हो? वंशराज ने पूछा। क्यों नहीं? क्या इतनी सुंदर औरत इसकी कीमत नहीं रखती?
आदित्य ने यामिनी की ओर देखा। तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? वंशराज ने झल्ला कर कहा। तुम उतने बेवकूफ नहीं निकले, आदित्य ने तालियां बजाते हुए कहा। उसने यामिनी की कमर थामी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ऐसी हसीना को क्या मैं यूं ही सौंप दूं? लोग भौचक्के थे। क्या ये आदमी पागल हो गया है? तुम, यामिनी भी चौंक गई थी। वो अब भी आदित्य की बाहों में थी और उसे एहसास भी नहीं हुआ। शब्द नहीं मिल रहे। कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आदित्य ने उसका चेहरा थामकर उसके होंठों को हल्के से चूमा। यामिनी हड़बड़ाकर उससे अलग हुई, उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। बिल्कुल नहीं, उसने धीमी आवाज में विरोध किया, लेकिन वो विरोध कम और शर्म ज्यादा लग रहा था। तू मौत मांग रहा है? वंशराज अब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पूरा जोर लगाकर मुक्का मारा। वंशराज न केवल संघ का तीसरा मुखिया था, बल्कि कुश्ती और मार्शल आर्ट्स में भी माहिर था। उसका मुक्का सीधा आदित्य की ओर बढ़ा। रुको, यामिनी चिल्लाई। वो जानती थी कि आदित्य के लिए ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन गुस्से में वंशराज कैसे रुकता? मुक्का आदित्य के चेहरे से कुछ इंच दूर था, और तब तक भी वह हिला तक नहीं था। लोगों ने आंखें बंद कर लीं। यामिनी की सांसें अटक गईं। तभी आदित्य ने हल्का सा कदम बदला, और मुक्का उसके कान के पास से निकल गया। फिर उसने वंशराज के सीने पर धीरे से हाथ की पीठ से थपथपाया, जैसे कोई हवा का झोंका हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मानो किसी ने वानराज के सीने पर हथौड़े से वार किया हो। अचानक वह सीने को पकड़कर झुक गया और उसके चेहरे पर जबरदस्त पीड़ा की झलक दिखी। सभी लोग अवाक रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा अंजाम होगा। सामने खड़े युवक ने तो मुश्किल से हाथ बढ़ाया था, बस हल्का सा सीने को छुआ, और वानराज की ये हालत कैसे हो गई? माया की सुंदर आंखें भी हैरानी से फैल गईं। वह जानती थी कि वानराज कितना कठोर और सहनशील इंसान था। सालों पहले जब नागविकास संघ और दूसरी गैंगों के बीच इलाके को लेकर जंग चल रही थी, तब वानराज 7 चाकू खाकर भी बिना पलक झपकाए खड़ा रहा था। पर आज, सिर्फ एक हल्के स्पर्श से ऐसा हाल। ये साफ था कि आदित्य के इस स्पर्श में कितना घातक प्रभाव छुपा था। हालांकि आदित्य ने पहली ही चाल में गंभीर नुकसान पहुंचाया था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। अगर पहले की तरह ऊर्जा होती, तो ये वार इसे 5 मीटर दूर फेंक देता। लेकिन अब, बिना जीवन शक्ति के, बस शरीर की बनावट की कमजोरियों पर वार कर सकता हूं। और असर उतना नहीं होता। आदित्य ने धीमी सांस ली। उसे पता था कि अब बस अभ्यास ही एक रास्ता है। पर कम से कम अब उसे उम्मीद दिख रही थी। असल में वानराज ही जानता था कि आदित्य के वार में कितना जहर था। बल बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके अंदरूनी अंग जैसे मत कर रख दिए गए हों। हालांकि वह चौंका हुआ था, फिर भी उसे पता था कि पीछे हटना अब असंभव है, वरना नागविकास संघ की नाक कट जाएगी और नागसर उसे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या देख रहे हो सब? जाओ, इस लौंडे को निपटाओ। वानराज दहाड़ा। वानराज के लोग पहले से बेचैन थे, लेकिन संघ के सख्त नियमों के कारण बिना आदेश कुछ नहीं कर सकते थे। अब आदेश मिलते ही वे पिंजरे से निकले शेरों की तरह झपटे। माया ने अपने लोगों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि आदित्य ने उसका कोमल हाथ पकड़ लिया और कान में फुसफुसाया। जरूरत नहीं तुम्हारे आदमियों की। ये कचरा मैं अकेला संभाल लूंगा। उसकी आवाज धीमी जरूर थी, पर उसमें आदेश की गूंज थी। माया ने उसकी मुस्कान देखी और सिर हिला दिया। आदित्य ने भीड़ को देखा, और 1 साल से दबी ज्वाला फिर से जल उठी। ये वही भावना थी, जैसे कोई शिकारी खून की गंध पाकर जाग गया हो। एक हुंकार भरते हुए आदित्य भीड़ में कूद पड़ा। नागविकास संघ के लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन वह ऐसे घूम रहा था जैसे पानी में मछली, उसकी हर चाल आसमान से आती लगती थी। उनके सारे वार हवा में ही रह गए, आदित्य कहीं और था। हर वार में इतनी ताक थी कि कोई थप्पड़ हो, घूंसा, कोहनी, लात या चक्रघात, हर वार उन्हें जमीन पर ला रहा था। उसके हर कदम में बादलों जैसी लय थी। 5 मिनट भी नहीं बीते थे और दर्जन भर गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। ये नज़ारा देख सभी लोगों को लगा मानो कोई फिल्म चल रही हो। वानराज के चेहरे पर डर था, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है, शायद इस पर तो नागसर ही भारी पड़े। माया भी दंग रह गई। ये वही आदमी था जिससे वह कुछ देर पहले फ्लर्ट कर रही थी। उसकी ताकत अकल्पनीय थी। माया जी, अब जब रास्ता साफ हो चुका है, तो क्यों न हम होटल चलें और जीवन के गूढ़ अर्थों पर चर्चा करें।
आदित्य के लिए ये पूरा मंजर एक मामूली रुकावट था। उसके लिए असली प्राथमिकता एक खूबसूरत महिला के साथ गहराई से बातचीत थी। माया हंस भी दी और माथा भी ठोंक लिया, ये आदमी अब भी उसी बात पर अटका है। बिल्कुल अजीब है ये। सुन ले बच्चे, अगर तूने ब्लड रोज को हाथ भी लगाया तो नाग सर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वानराज चीख उठा। माया कुछ बोलती उससे पहले ही वानराज ने धमकी दे डाली। ये सही कह रहा है। आज की घटना पहले ही तुझे बड़ी मुसीबत में डाल चुकी है। अगर मैं तुझसे जुड़ी रही तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। माया की आंखों में चिंता थी। वह जानती थी कि नाग सर कितना खतरनाक आदमी था, यहाँ तक कि शहर की 4 बड़ी रॉयल फैमिलियां भी उससे टकराने से डरती थीं। ओह, तो ये नाग सर वाकई कोई खास हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए वानराज के पास गया। अच्छा है, समझ आ गया। तू भी समझदार लगता है। अगर अभी यहाँ से चला जाए और ब्लड रोज को भूल जाए तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। वानराज अब अकड़ में बोल रहा था। चटाक। किसी को उम्मीद नहीं थी, आदित्य ने सीधा एक जोरदार तमाचा मारा और वानराज जमीन पर गिर गया। इज्जत दी, और तूने सोचा तू वाकई काबिल है। जो आदित्य अभी तक हंसता खेलता लग रहा था, उसी ने सबके सामने ऐसा तमाचा जड़ा कि भीड़ दंग रह गई। ये क्या हुआ? किसी ने देखा क्या? इसने तीसरे मुखिया को थप्पड़ मार दिया, सबके सामने। पहली लड़ाई तो चलो मान लेते हैं, लेकिन ये थप्पड़। अब ये सीधा नागविकास संघ की बेइज्जती है। अब तो ये मरेगा। बहुत जवान है अभी, खून गर्म है। सबका मन मान चुका था, इस युवक की तो अब शामत आ गई। माया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शांत सा दिखने वाला आदित्य ऐसा कदम उठा लेगा। अब तो वो सच में संघ का दुश्मन बन चुका था। बेवकूफ कहीं का, इतना जल्दी क्यों कर दिया? अगर पहले की लड़ाई तक बात रहती तो शायद वह सुलह करवा पाती, लेकिन अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और जब बात चेहरे पर मारने की हो, तब तो कोई रहम नहीं होता। तूने मुझे मारा, वानराज ने सूजा हुआ गाल सहलाते हुए कहा। एक शब्द और बोला तो यहीं खत्म कर दूंगा तुझे। आदित्य ने हल्का सिर तिरछा किया, भौहें ऊपर उठाई और ठहर ठहर कर बोला। चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में वो आभा थी कि खून से सने हाथों वाला वानराज भी कांप गया। उसे लगा जैसे वो किसी सम्राट के सामने खड़ा है, जो बस एक इशारे में उसे मिटा देगा। वानराज का गला सूख गया, एक शब्द और बोलने की हिम्मत नहीं रही। इन घटिया लोगों ने आज का मेरा मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया है। चलो जिंदगी और ख्वाबों की बात किसी और दिन करेंगे। आदित्य माया के पास लौटा और थोड़े अफसोस के साथ बोला। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई, जिससे माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सा इंसान अब क्या करने वाला है। आज भले ही न सही, पर नहा धोकर साफ सुथरी रहना, मेरा शाही आगमन कभी भी हो सकता है, समझी? आदित्य ने अचानक माया के कान में धीरे से कहा। ख्वाब देखो। माया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने हल्की सी नाक चढ़ाई। थपाक। अचानक एक तेज आवाज गूंजी और आदित्य हंसने लगा। इंतजार करना मेरा बदतमीज। माया ने अपने नर्म नितंबों को सहलाया, वहां जलन सी हो रही थी। ये आदमी तो सच में बहुत जोर से मारता है। बार में मौजूद भीड़ पहले ही आदित्य से चकित थी, न सिर्फ उसने खतरनाक तीसरे मालिक को चुप करा दिया था, बल्कि सबके सामने ब्लड रोज से फ्लड भी कर रहा था। ये आखिर है कौन? लोगों ने मन ही मन सोचा। आदित्य को देखते हुए उनकी आंखों में अब भय और हैरानी थी। मजाक अपनी जगह, लेकिन जो इंसान तीसरे मालिक को थप्पड़ मार दे और सबके सामने ब्लड रोज को छेड़े, उससे कौन पंगा लेगा? ये रहा मेरा नंबर, जरूर कॉल करना। आदित्य ने माया का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में नंबर लिख दिया, फिर हाथ हिलाते हुए बाहर की ओर बढ़ गया। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी। अपने ड्रैगन स्वामी से कहना, अब माया मेरी औरत है। अगर उसने उसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ड्रैगन समृद्धि सभा को नष्ट कर दूंगा। बार के सारे लोग सन रह गए, इतनी दबंग बात। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये आदमी डर नहीं रहा था, बल्कि खुद ड्रैगन स्वामी को धमका रहा था कि वो उसकी पूरी संस्था को मिटा देगा। क्या ये जानता भी है कि ड्रैगन समृद्धि सभा क्या है? लगभग सभी यही सोचने लगे, यह इंसान या तो पागल है या फिर कोई बड़ा खेला कर गया है। लेकिन माया, जो आदित्य को जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस पल वो आदमी पूरी तरह से उसके दिल को जीत चुका था। हास्यप्रिय, विनम्र, दबंग, कठोर और रहस्यमयी, ऐसा ही कोई पुरुष तो माया हमेशा से ढूंढ रही थी।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसके बाद बार की इस छोटी सी घटना के बाद आदित्य का पिछला गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था। वह आराम से टहलते हुए राजमहल अपार्टमेंट की ओर लौट गया। घर पहुंचने पर रुचिका और श्रीमती वांग पहले से ही सो रही थीं। आदित्य सीधे अपने कमरे में गया, बिस्तर पर बैठा और साधना शुरू कर दी। अब वह पहले से इस प्रक्रिया में अधिक सहज था, इसलिए जल्दी ही ध्यान की स्थिति में आ गया। जैसे जैसे वह अपनी साधना को चलाता गया, उसके दांतियन ऊर्जा केंद्र में स्पष्ट परिवर्तन आने लगे। अचानक आदित्य ने अपने दांतियन में एक कंपन महसूस किया, वो तुरंत सतर्क हो गया। उसे पता था कि यह उस ऊर्जा केंद्र के पुनर्रचना का संकेत है। ये पल बेहद नाजुक था, उसने एक पल को भी लापरवाही नहीं दिखाई। पूरी तल्लीनता से ध्यान लगाया, उसने देखा कि अब बस एक किनारा अधूरा रह गया है। वह लगातार साधना करता रहा, ठीक उसी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उसने सोचा, जब दूसरों के लिए दांतियन जन्म से निर्धारित होता है और बदला नहीं जा सकता, तो अब जब उसे इसे खुद से फिर से बनाने का अवसर मिला है, तो क्यों न इसे पूरी तरह परिपूर्ण किया जाए। मार्शल आर्ट की दुनिया में ये सर्वविदित था, जितनी उन्नति उतनी ही दांतियन की अहमियत। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, लेकिन वह एकटक उसी ऊर्जा केंद्र पर ध्यान लगाए रहा। अंततः उसने वहां एक गर्माहट महसूस की, जैसे एक गरुड़ आकाश की ओर उड़ रहा हो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके मन में खुशी का तूफान उमड़ पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा और शरीर पसीने से तर था। उसने अपना चेहरा पोंछा और बच्चों की तरह हंस दिया। लेकिन ये खुशी सिर्फ उसी की थी, कोई और उसका हिस्सा नहीं बन सका, इसलिए थोड़ी सी तन्हाई भी महसूस हुई। ये नव सूर्य दिव्य साधना तो सच में चमत्कारी है। सिर्फ 2 रातों में मेरा टूटा हुआ दांतियन पूरी तरह ठीक हो गया। आदित्य इस साधना की शक्ति से खुद भी हैरान था। अब जब मन और शरीर दोनों तैयार थे, तो उसने दूसरे खंड की साधना शुरू की, ये जानने के लिए कि इसमें पहले से क्या अलग है। वह पहले श्लोक पढ़ता गया, उसके अर्थ समझता गया, और फिर आंखें मूंद कर ध्यान साधना में चला गया। जैसे ही वह ऊर्जा को प्रवाहित करने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे ठंडी सर्दियों में सूर्य की पहली किरणें उसके शरीर को गर्म कर रही हों। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो पाया कि सुबह हो चुकी थी, उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला। भीतर झांकते हुए उसने देखा कि वह अब ऊर्जा शोधन की पहली अवस्था में प्रवेश कर चुका है। ये देखकर वह प्रफुल्लित हो गया। अब वह फिर से असली साधना के मार्ग पर चल पड़ा था। भले ही यह शुरुआत थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह न सिर्फ अपने पुराने स्तर तक पहुंचेगा, बल्कि उससे भी आगे जाएगा। उसे पता था साधना का मार्ग आगे चलकर और कठिन होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से तैयार था। अब वह ऊर्जा से हमला तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसका शरीर इतनी ऊर्जा संग्रहित करने लगा था कि आगे की बाधाओं को झेल सके। वह मुस्कुराते हुए बाथरूम गया और एक लंबा, ताजगी भरा स्नान किया, क्योंकि पसीने से लथपथ शरीर बेहद असहज लग रहा था। स्नान के बाद वह रसोई में गया और नाश्ता बनाना शुरू किया। जैसा कि रोज होता था, नौकरानी सुबह 6 बजे उठती थी। जब उसने रसोई से आवाजें सुनी, तो तुरंत जाकर देखा आदित्य नाश्ते में व्यस्त था। नौकरानी को बड़ा अचरज हुआ। लग रहा था जैसे यह जमाई सचमुच बदल चुका है, 2 दिन से लगातार सुबह सुबह उठकर नाश्ता बना रहा था। सुप्रभात, जमाई बाबू, नौकरानी ने मुस्कुराकर कहा। नमस्ते आंटी, बस 2 मिनट दीजिए, नाश्ता तैयार हो रहा है, आदित्य ने हंसते हुए कहा। कोई जल्दी नहीं है बेटा, अभी तो घर भी साफ करना है। चलो, बिटिया भी उठ जाए तब साथ में खाएंगे। थोड़ी देर बाद, जब आदित्य ने नाश्ता पूरा कर लिया, रुचिका भी नीचे आ गई। अब वह पहले दिन की तरह नहीं थी, पूरी तरह तैयार होकर ही नीचे आई थी। आदित्य ने दोनों को बैठाकर नाश्ता परोसा। रुचिका ने मेज पर सजे स्वादिष्ट नाश्ते को देखा, फिर आदित्य की ओर देखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। ये इंसान इन 2 दिनों में ऐसा कैसे बदल गया? न कोई खास घटना हुई, न कोई खबर, फिर ये ऐसा क्यों लग रहा जैसे ये कोई और ही आदमी हो। हालांकि वह अभी पूरी तरह सहज नहीं थी, लेकिन ये बदलाव बुरा भी नहीं लग रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो शायद। वह सोच में पड़ गई। कहाँ देख रही हो? किसी का सपना देख रही हो क्या? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा। तुम ही देख रहे हो किसी का सपना? चलो, अब चुपचाप खाओ, रुचिका ने झुंझलाकर जवाब दिया, और फिर एक चाबी निकालकर उसकी ओर फेंक दी। अब जब तुम काम पर जा ही रहे हो, तो गैराज में खड़ी BMW ले जाना। BMW, वाह, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए परफेक्ट है।
आदित्य ने चाबी को उठाया, उसे देखा और मस्ती में सीटी बजा दी। जैसे ही आदित्य के शब्द कानों में पड़े, प्रिया का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भले ही वह और बातों में बेहतर हो गया था, लेकिन उसमें एक लंपटता की आदत पनप चुकी थी। असल में, आदित्य खुद भी नहीं जानता था कि यही उसका असली स्वभाव था, बिंदास और बेफिक्र। बस एक साल पहले जो हादसा हुआ था, उसने उसे भीतर से बदल दिया था। अब जब उसकी साधना में उन्नति हुई थी, मन फिर से सामान्य हो चला था, और वह धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगा था। लेकिन जब बात लंपटपन की आई, तो प्रिया को कल की वो घटना याद आ गई जब उसने चुपके से उसके होंठ चुरा लिए थे। आज तक किसी भी पुरुष ने उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। इसलिए उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोली, हमें एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए। क्यों? आदित्य ने हैरानी से सिर उठाया, चेहरा पूरी तरह उलझन में था। क्या ये बर्फ सी शांत लड़की अब उससे ज्यादा सोचो मत, प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा, भविष्य में अगर कोई जरूरी बात हो तो संपर्क करने में आसानी होगी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर प्रिया समझ गई कि आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा है। ओह, ठीक है। नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों के बीच एक बार फिर खामोशी छा गई। वातावरण ठंडा हो गया था, जैसे कुछ अनकहा रह गया हो। दूर खड़ी वांग अम्मा कामवाली ने ये सब देखा और महसूस किया कि पहले से उनके बीच कुछ थोड़ा बदल गया था, हालांकि दोनों को खुद इसका अंदाजा नहीं था। नाश्ते के बाद प्रिया पहले निकल गई, और आधे घंटे बाद आदित्य अपनी BMW 5 सीरीज लेकर गैराज से निकला। उसने कार को बेल ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे पार्क किया और फिर सुरक्षा विभाग की ओर बढ़ गया। ड्राइवर विभाग सुरक्षा विभाग का ही एक छोटा सा हिस्सा था। आमतौर पर सभी ड्राइवर सुरक्षा विभाग में ही बैठते थे, इसलिए आदित्य वहीं गया। बेल ग्रुप वाराणसी शहर की एक प्रसिद्ध कंपनी थी। उनका सुरक्षा विभाग भी बहुत सुव्यवस्थित, खुला और आरामदायक था। तुम ही नए ड्राइवर हो ना? स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। एक साधारण से दिखने वाले अधेड़ आदमी ने आदित्य से हाथ मिलाया। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज मेरा पहला दिन है। आदित्य मुस्कुराया। अरे वाह, अच्छा हुआ। मैं हूँ ललित यादव, उसने कहा, आओ, सबका परिचय कराता हूँ। ये हैं चरण मलिक, ये फैज आलम, वो हट्टा कट्टा है महेंद्र शर्मा, और वो थोड़े संकोची से हैं राहुल सिंह। एक एक करके ललित सबसे मिलवाता गया, और आदित्य ने सबको मुस्कराकर नमस्कार किया। अधिकतर ने गर्मजोशी से उत्तर दिया, भाइयों, मैं नया हूँ, आप सबका सहयोग चाहिए। कभी समय मिले तो साथ बैठेंगे, मेरी तरफ से चाय पकौड़े। इतना सुनते ही सभी कर्मचारियों ने तालियां बजाईं और उसे अपने बीच अपना लिया। लेकिन एक अपवाद था, ड्राइवर विभाग का पर्यवेक्षक पंकज सेन। उसे आदित्य का ये गर्मजोशी से स्वागत रास नहीं आया। वह ड्राइवर विभाग का लीडर जरूर था, लेकिन उसे यह पद अपनी बहन के संबंधों से मिला था, जो सुरक्षा विभाग के प्रमुख विनीत गुप्ता की खास थी। चुप रहो, ये क्या शोरगुल है? ऑफिस का माहौल समझते हो या नहीं? इतने में एक तीखी आवाज आई, और एक चालाक सा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसे देख सब शांत हो गए, पर उनकी आंखों में हिकारत साफ दिख रही थी। इसका नाम है कौशल कश्यप, सुरक्षा विभाग का उप प्रमुख। काम का ज्यादा नहीं, पर विनीत गुप्ता का चमचा है, इसलिए ये कुर्सी मिली है। ललित यादव ने धीरे से आदित्य को समझाया। आदित्य ने बस सिर हिला दिया। तुम ही हो नया लड़का? कौशल ने आदित्य को देखा, जो आत्मविश्वास से खड़ा था, और बस सिर हिलाकर हाँ की। चलो, मंत्री जी से मिलवा लाता हूँ। कौशल मुड़ा और बाहर निकल गया। आदित्य ने कंधे उचकाए और उसके पीछे चल पड़ा। मंत्री के कमरे के बाहर पहुंचकर कौशल ने धीरे से कहा, अंदर मंत्री जी से मिलते वक्त विनम्र रहना, जो कहें सुन लेना। आदित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस शांत भाव से दरवाजे के पास खड़ा रहा। दरवाजा खुला, दोनों अंदर गए। कौशल तुरंत मुस्कुराता हुआ बोला, मंत्री जी, आप तो सुबह सुबह भी इतनी मेहनत करते हैं, वाकई सराहनीय है। उसका मुस्कुराता चूहा जैसा चेहरा एकदम जोकर जैसा लग रहा था। लेकिन विनीत गुप्ता इस चाटुकारिता से बहुत प्रसन्न था। क्या करें, मैं विभाग प्रमुख हूँ, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। विनीत ने घमंड से कहा। ये कौन है? तभी विनीत ने आदित्य को देखा। मंत्री जी, ये है नया ड्राइवर आदित्य। कौशल बोला। अच्छा, नया है। विनीत अपनी कुर्सी से उठकर आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगा।
लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया, तो वह फिर कुर्सी पर बैठ गया। हमारे विभाग में नियमों का पालन जरूरी है, समझे? मुझे सबसे ज्यादा नापसंद हैं वो लोग जो अपनी हदें पार करते हैं। आदित्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन भीतर ही भीतर उसे ये धमकी बड़ी हास्यास्पद लगी। वैसे तो ज्यादा काम नहीं रहेगा। जब गाड़ी चाहिए होगी, तो पंकज सेन तुम्हें बता देगा। अब तुम HR विभाग में जाओ और फॉर्मेलिटी पूरी करो। ये कहकर विनीत ने उसे जाने का इशारा किया। कौशल वहीं रुक गया, शायद उसे कुछ खास बातें करनी थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेल ग्रुप के अध्यक्ष कार्यालय में प्रिया एक बड़ी शीशे की खिड़की के सामने खड़ी थी। वो गंभीरता से सोच रही थी, फिर सोफे पर बैठी मालविका की ओर मुड़ी। डायरेक्टर मालविका, उस इंसान को किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम और संसाधन लगाकर ढूंढूंगी। जल्द करो, ऐसा टैलेंट बार बार नहीं मिलता। अगर देर हुई तो कोई दूसरी कंपनी उसे हमसे पहले ले जाएगी। प्रिया इस वक्त बहुत उत्साहित थी। बेल ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रख चुका था, और उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया की 200 भाषाएं आती हों। उस अनाम इंसान ने एक झलक में अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। वह कोई इंसान नहीं, मानो चलता फिरता ब्रह्मांड था। मालविका ने उसकी बात की गंभीरता समझी और उस पर गहरा दबाव महसूस किया। असल में, वो खुद भी उलझन में थी, क्योंकि उसे उस अजनबी के बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय एक शरारती मुस्कान के। खोज शुरू कर दो। अगर कुछ नहीं हुआ, तो मुझे अपने मामा जी से मदद लेनी पड़ेगी। आखिर पुलिस किसी को ढूंढने में हमसे बेहतर होगी। मालविका कुर्सी पर बैठी थी और एक लंबी सांस लेकर सोच में डूबी थी। ठक ठक, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया। उसे देखते ही मालविका उछलकर खड़ी हो गई। सोनल को विश्वास नहीं हुआ कि जिसे वह अभी तक ढूंढने की सोच रही थी, वह अचानक सामने खड़ा था। ये किसी सपने जैसा लग रहा था। सोनल की प्रतिक्रिया से आदित्य भी चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि वह उसे देखकर इतनी उत्साहित क्यों हो गई है। क्या वह अभी भी कल की घटना से नाराज है? आदित्य जब सोनल को देखता गया, तो उसे लगा कि शायद यही कारण है। सच ही कहते हैं, महिलाएं दिल में बात रख लेती हैं। सबसे पहले तो मैं कल की मजाक के लिए माफी मांगता हूँ। निजी भावनाओं को काम में नहीं मिलाना चाहिए। कहना नहीं बेहतर होता। जैसे ही उसने ये कहा, सोनल को फिर याद आ गया कि कैसे कल वह उसे घूरता रहा और बिना शर्म किए इशारे करता रहा। लेकिन अभी उससे भी जरूरी बात थी, इसलिए सोनल ने गुस्सा दबाया और पूछा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कल ही तो बताया था। ड्राइवर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था। आज से काम शुरू किया है। अब भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने आया हूँ। आदित्य को भी उसकी गंभीरता देखकर थोड़ी हैरानी हुई। तुम सच में ड्राइवर की नौकरी के लिए आए थे? सोनल को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों की जानकारी थी, वह एक मामूली ड्राइवर की नौकरी के लिए आया था। इतनी प्रतिभा वाला व्यक्ति तो कहीं भी ऊंचा पद हासिल कर सकता था। बिल्कुल, और देखो, आज से मैंने काम शुरू कर भी दिया। आदित्य ने बड़ी सहजता से कहा। सोनल जब उसकी आंखों में देख रही थी, तो उसे और चक्कर आने लगा। अचानक, उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह तुरंत दौड़ी और आदित्य का हाथ पकड़कर बोली, जल्दी चलो मेरे साथ। आदित्य भी हैरान था। ये महिला अभी तो नाराज थी और अब उसे घसीट रही है। क्या इसे मुझसे लगाव हो गया है? क्या मुझे मान जाना चाहिए? या सच में मान जाना चाहिए? यही सोचने की बात है। अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो दिन चढ़ा भी नहीं। आदित्य अपने आप को चरित्रवान मानता था। दिन में ऐसी बात करना भी उसे असहज लग रहा था, और ये तो बस उनकी दूसरी मुलाकात थी। जल्दी क्या? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। सोनल ने कदम तेज किए, आदित्य का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचा और मुस्कुरा कर बोली, मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी, और तुम सामने आ गए। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह भ्रमित हो गया। क्या मतलब? और इंतजार नहीं कर सकती? मेरे बारे में सोच रही थी, और मैं दरवाजे पर आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली बाघिन उस पर झपटने वाली हो। क्या आजकल भारत की लड़कियां इतनी खुली सोच की हो गई हैं? या फिर मेरा आकर्षण ही ऐसा है कि कोई खुद को रोक नहीं पाता? माफ करना, लेकिन लोग कहते हैं कि 30 की उम्र में महिलाएं भेड़िया बन जाती हैं और 40 में बाघिन, लेकिन तुम तो अभी 20 की ही हो। इतनी जल्दी क्यों?
आदित्य ने मासूमियत से कहा। सच में, कभी कभी सुंदर होना भी सजा बन जाता है। क्या कहा तुमने? सोनल ने अचानक रुककर गुस्से से आदित्य की तरफ देखा और गरजी। तुम मुझे किस तरह की औरत समझते हो? क्या बकवास कर रहे हो? दिन के उजाले में इतनी जल्दी? देखो सुनो, सुंदरी, ये हमारी दूसरी ही मुलाकात है। मान लो कि तुम्हें मुझसे लगाव हो गया, लेकिन क्या ये ज्यादा नहीं है? आदित्य मन ही मन सोच रहा था, अगर तुमने हाथ पकड़ ही लिया है, तो क्या मैं दो बात भी नहीं कर सकता? ये तो सरासर अन्याय है। क्या खुद को बहुत ज्यादा समझते हो? मैं तुम्हारे पीछे क्यों पढ़ूंगी? सोनल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे लग रहा था जैसे फेफड़े फट जाएंगे। ये बदतमीज सोचता क्या है खुद को? और ऊपर से कह रहा है कि मैं बेताबी में हूं। सोनल ने कसम खाई, उसने ऐसा बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा। अगर तुम मुझे खींचते हुए नहीं चल रही होती, और कह रही होती कि इंतजार नहीं हो रहा, तो क्या मैं ऐसा सोचता? आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा। ये महिला तो जैसे हर सेकंड मूड बदलती है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे उत्साही कह दिया? तभी सोनल को एहसास हुआ कि उसकी बातें और हरकतें सच में गलतफहमी पैदा कर सकती थीं। हमारी सीईओ तुम्हें बुला रही हैं। जल्दी चलो मेरे साथ। सोनल ने हाथ छुड़ाकर ठंडे लहजे में कहा। आदित्य सोचने लगा, उसके आसपास की हर औरत इतनी सख्त क्यों है? घरवाली भी वैसी, और अब ये डायरेक्टर भी। पर सीईओ को उससे क्या काम हो सकता है? वह सोचते हुए सोनल के साथ सीईओ के ऑफिस में पहुंचा। सचिव ने भीतर सूचना दी और फिर वे दोनों अंदर चले गए। डायरेक्टर सोनल, आप गईं और फिर लौट भी आईं। प्रिया, सीईओ जो फाइलों में व्यस्त थी, सिर उठाकर बोली। लेकिन जैसे ही उनकी नजर आदित्य पर पड़ी, उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। आदित्य भी चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि बैले कंपनी की सीईओ खुद प्रिया होंगी। क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सोनल दोनों को भौचक्का देख रही थी। ना नहीं, कुछ नहीं। प्रिया ने झट चेहरा सामान्य किया और पूछा, क्या कोई बात थी, सोनल? असल में, प्रिया आदित्य को अपने नाम के पति को ऑफिस में देखकर हक्की बक्की रह गई थी। वह भूल गई थी कि सोनल उसे क्यों लेकर आई। सीईओ मैम, वो व्यक्ति मिल गया है। सोनल ने खुशी से कहा, और आदित्य की तरफ देखा। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी इतनी सारी भाषाएं कैसे जानता है। सच में, इतनी जल्दी? कौन है वो? बुलाए उन्हें। प्रिया भी उत्तेजित हो गई और कलम कसकर पकड़ ली। वो ही हैं। सोनल ने आदित्य की तरफ इशारा किया। संयोग देखिए, ये कल हमारी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए थे। आज कागज पूरे कराने आए थे, तो मैं इन्हें सीधे आपके पास ले आई। ये। प्रिया हैरान थी। तुम्हें यकीन है तुमने गलती नहीं की? बिल्कुल यकीन है। सोनल ने गुस्से से आदित्य की ओर देखा। मैं इनका चेहरा भूल ही कैसे सकती हूँ? प्रिया अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिसे वह इतने समय से ढूंढ रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।